नमस्कार, मैं पवन गुप्ता। आज पुनः हम हाजिर हैं आपके बीच पब्लिक अवेयरनेस के वीडियो को लेकर। हम आज तीसरे कड़ी में जो फर्जी एफआईआर था, एफआईआर होने से तो लोग इतना भयभीत क्यों हो जाते हैं, चार्जशीट क्या है, विवेचक मतलब आगे कार्रवाई अगर साक्ष्य आरोपी का अगर न लेता हो तो उसके लिए क्या करें, मतलब तमाम संबंधित वीडियो पे हमने श्री मिश्रा जी से मुलाकात की। आज शैलेंद्र कुमार मिश्र जी पुनः हमारे सामने हाजिर हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है लगातार 3 वीडियो में लगातार लोगों के बीच जो वीडियो बना के हम लोग डाल रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं मतलब अच्छा लग भी रहा है ये सब चीज़ें। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उसी कड़ी में मैं कुछ सवाल आपसे हम पूछेंगे कि विवेचक अगर निराधार विवेचना प्रस्तुत करता है तो उसके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई का कोई प्रावधान है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी बताएं ताकि लोग जागरूक हो सकें उस सब चीज़ों से। धन्यवाद पवन जी कि इस कानूनी जानकारी के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए जो है आप आपने एक पहल किया है, निश्चय ही सराहनीय और उत्साहवर्धक है आपका कि आपने उत्साहवर्धन जितना भी किया जाए आपका कि कम है। आपने अभी जो सवाल कहा कि विवेचक अगर निराधार आरोप प्रस्तुत करता आरोप पत्र और जब आरोप पत्र से आप मुक्त होते हैं तो निश्चित उसके खिलाफ 340, 216 और अन्य धाराओं में उसके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए आपको आवेदन देना चाहिए और ये संबंधित मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेकर के उस अभियोग को पंजीकृत कर मुकदमा चालू करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से स्थानीय न्यायालय इस बात को नहीं करता है या खारिज करता है तो आप उसकी सर्टिफाइड नकल लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और उस विवेचक के विरुद्ध 340, 216 और अन्य धाराओं में अभियोग प्रचलित होगा। ये ऐसा प्राविधान है, लेकिन जनता अपनी जागरूकता के अभाव के कारण या यहीं अपने मुकदमे से मुक्त होता है तो फिर अपने विवेचक को ठीक करने की जिम्मेदारी से नहीं उठाना चाहता है, जिसके कारण विवेचक जो होते हैं ये काफ़ी मगरूर और बेअंदाज हो जाते हैं। कानून का इनके शरीर से भय नहीं रहता है और ये जब जिसके विरुद्ध चाहते हैं जो चाहते हैं चार्जशीट लगाते रहते हैं। और इस चार्जशीट का दूरगामी परिणाम ये है कि देखा जाए तो चार्जशीट से इनके लगाने से न्यायालयों के कंधों पर बोझ के अंबार लगे हुए हैं और कभी कभी तो ऐसे धाराओं का अनावश्यक ये इस्तेमाल कर देते हैं जिससे आदमी को प्रारंभिक स्टेज पर जमानत नहीं मिलती है तो जेल में भी भीड़ के अंबार लगते हैं और पशुवत जीने के लिए लोग विवश होते हैं। और इससे जो जाहिर सी बात है, नेचुरली है कि जो लोग निर्दोष लोग जेल की यात्रा करेंगे, जेल की यातना को बर्दाश्त करेंगे तो उनकी कहीं न कहीं न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया में आस्था आहत होती है, जो एक लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सर, उसी कड़ी में दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर किन्हीं कारणों से माननीय उच्च न्यायालय से चार्जशीट निरस्त या स्टे नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या करें, विस्तार से थोड़ा बताएं। उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर माननीय न्यायालय में मूल तथ्यों को संबंधित मजिस्ट्रेट ने अगर नहीं ध्यान दिया या किन्हीं कारणों से स्टे नहीं करता है या निरस्त भी नहीं करता है चार्जशीट, तो निश्चित ही आपको निचली अदालत में आने के बाद अपनी बेल कराने के बाद आपके पास और रास्ते हैं कि अगर आपको लगता है विवेचक ने निराधार विवेचना किया है, तथ्यों से परे है, तो आप उसकी अभिलेखी प्रमाणों को, साक्ष्यों को संलग्न कर उस मजिस्ट्रेट के यहाँ CRPC की धारा 173(8) के तहत आप जिले के कप्तान और मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन कर सकते हैं कि पुनर्विवेचना इसकी कराई जाए। पुनर्विवेचना का आदेश पारित होना चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से पुनर्विवेचना का आदेश पारित नहीं होता है तो इसके लिए आप 482 या रिवीजन में हाईकोर्ट पुनः फिर जा सकते हैं रिवीजन, और निश्चित आदेश होगा, पुनर्विवेचना होगा। पुनर्विवेचना आने के बाद अगर पुनर्विवेचना में पुनः विवेचक लापरवाही करता है और आपको ऐसा लगता है कि तथ्यों पर आधारित नहीं है और मेरे तथ्यों से परे है जी, तो निश्चित ही माननीय न्यायालय में फिर 482 के लिए आपके दरवाजे खुल जाते हैं और 482 में पुनः चार्जशीट को आप चैलेंज करेंगे और मुझे लगता है कि 99% आपको उस समय रिलीफ मिल जाएंगे और आप निराधार कथित मुकदमे से सफ़र करने से बच सकते हैं। और मुक्त होने के बाद आयु को निश्चित 340, 216 का यात्रा कराना चाहिए धाराओं का। अगर इस तरह की प्रक्रिया को चालू कर दिया जाए तो एक लंबे समय के बाद फर्जी मुकदमों के अंबार में कमी आएगी और मगरूर विवेचक के मगरूरियत में भी कमी लाई जा सकती है। तो इस पर एक प्रयास होना चाहिए जनता को और सभी को करना चाहिए। ये लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका की जो व्यवस्थाएं हैं, न्यायालय जो मिले हैं हमारे लिए मिले हैं, हमें न्याय पाने के लिए मिले हैं, तो निश्चित न्याय के लिए संघर्ष तो करना चाहिए और हमारा अधिकार है। और CRPC ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं कि जिसका हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में हम नहीं ले पा रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, अधिवक्ता बंधुओं को भी इस पहल को गति देनी चाहिए अपने वकीलों से मिल करके
कि मुकदमों का बोझ कम कराने के लिए कम से कम उनका भी एक सार्थक प्रयास होना चाहिए कि अपने मुवक्किल को इस तरह का सलाह दें और उसको प्रोसीडिंग से बचाएं या गलत मुकदमों के पैरोकारी से बचाएं जो पैरोकारी करे गलत मुकदमे का। तो मुकदमा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आदमी स्वच्छ प्रवृत्ति का है उसके ऊपर मुकदमा लगता है तो उसे बहुत आत्मिक ग्लानि होती है और कष्ट मिलता है। तो आदमी को निश्चित ही इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। सर, दोनों सवालों का आपने अच्छा सा जवाब भी दिया है। दर्शक काफ़ी संतुष्ट होंगे आपके इस जवाब से। जी, सवाल अच्छा था इसलिए जवाब अच्छा हमको देना पड़ता है। आपने अच्छे सवाल को उठाया है और जनहित में उठाया है। निश्चित जन जागरूकता के लिए आयाम तय करना चाहिए हमें और आपको। और 2-4 क्या हम चाहेंगे इस वीडियो की परंपरा लगातार चलती रहे। अभी तो यहाँ से लेके ये तो अभी आपको मुकदमा और वादी के बीच का मैं एक थोड़ा सा गैप बहस चल रहा है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत सारे हैं जो न्यायालय भी भोग रहा है, जनता भी भोग रहा है और जेल में भी लोग भोग रहे हैं, जेल प्रशासन भी भोग रहा है। तो इस सब पर एक बड़ा लंबा इतिहास है और इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। और आप अगर लंबी यात्रा का श्रृंखला चलाएंगे तो हम उस श्रृंखला में आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल सर, हम उसके लिए हाजिर रहेंगे हमेशा, ताकि आपके माध्यम से दर्शकों को लाभ पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। मैंने आज शैलेंद्र मिश्रा जी को सुना, जो तीसरे आंख मानवाधिकार संगठन के महासचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कहीं न कहीं ये जन जागरूकता के लिए हमेशा लोगों के बीच प्रस्तुत रहते हैं और अपनी बातों को रखते भी हैं। और इनका जो भी मेरा सवाल था उस हिसाब से अच्छे से इन्होंने जवाब भी दिया है। इसी का क्रम में जो है आगे की वीडियो जो है हम जल्दी रिलीज़ करेंगे आपके बीच। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।